Hi student, welcome to online class of New Vivekanand Convent Higher Secondary School. Today we have learned class 12 chemistry. The name of the chapter is electrochemistry. We already explained this chapter through online class. Today we explain some important topics. Let's start. First, define conductor. Define conductor. कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है? The substance which allow to electric current to flow. The substance which allow to electric current to flow. जो सब्सटेंस का थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं. जिसका थ्रू से करंट पास हो सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे. एग्जांपल जैसे कॉपर का वायर होता है, हम लोग यूज करते हैं, इसका सबसे करंट क्या होता है? इजीली पास हो सकते हैं, मतलब उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का टाइप क्या क्या होते हैं? कंडक्टर दो टाइप्स होते हैं. First metallic conductor and second is electrolytic conductor. First metallic conductor और second is electrolytic conductor. Electric conductor. metallic conductor क्या होता है? अगर मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, मेटल का थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे. जैसे एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसका मोल्टेन स्टेट अदरवाइज इन सॉल्यूशन स्टेट में क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो क्या होते हैं? इन मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्टेट में अदरवाइज उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं. कंडक्टर करंट कैरी हो सकते हैं उसका थ्रू से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. जैसे NaCl का सॉल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, उसका थ्रू से क्या होता है? करंट पास हो सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely, मतलब जितना भी आयन है वो टोटल डिसोसिएट हो जाता है. जैसे सिंपल NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सम सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है. कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या होता है? टोटल डिसोसिएट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. जिसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 1 होता है. इसका अल्फा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 होता है. ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो टोटल डिसोसिएट हो जाता है आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. एग्जांपल में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल है. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल. स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? which do not dissociate completely, which dissociate partial. क्या होते हैं? टोटल डिसोसिएट नहीं होते हैं, थोड़ा सा पार्ट डिसोसिएट होते हैं. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? क्या होगा? which not dissociate completely, completely dissociate नहीं होता है. not dissociate completely, which dissociate partially और partly, थोड़ा सा पार्ट डिसोसिएट होता है, उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. जैसे वीक एसिड, वीक बेस, जैसे एसिडिक एसिड का एग्जांपल आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्या होता है? पूरा डिसोसिएट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट डिसोसिएट होता है. ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल.
नेक्स्ट आते हैं ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक current flowing through a conductor. Again I repeat, potential difference of any conductor is directly proportional to the current flowing through a conductor. I mean V Ohm's law. क्या था इसका फॉर्मूला? V directly proportional to I, मतलब potential difference directly proportional to the current. तो V proportional to I. यहाँ पे proportional को equal करने के लिए तो constant लगाना पड़ता है. तो V equals to R constant, R पे हम constant that is called resistance, that is called R क्या है यहाँ पे constant है, that is called resistance बोलते हैं. R यहाँ पे constant है, उसको क्या बोलते हैं? resistance बोलते हैं. नेक्स्ट आता है the factor affecting resistance. रेजिस्टेंस के ऊपर क्या क्या चीज डिपेंड करती है, पहले यूनिट बता देते हैं. रेजिस्टेंस में यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम. साइंटिस्ट ओम जो लॉ है दिया था उसी का नाम से सबसे इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है. ठीक है. तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब लेंथ अगर ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. आई मीन लंबा वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होता है. और शॉर्टर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है. नेक्स्ट आते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया आई मीन थिकनेस. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर मोटा वायर होगा, अगर ज्यादा थिक वायर होगा तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. अगर थिन और पतला वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है. और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब उसके थ्रू से करंट क्या होगा? आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, कम फ्लो होगा करंट. रेजिस्टेंस कम मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक जो फ्लो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा किसी चीज का तो उसका थ्रू से करंट क्या होगा? आसानी से फ्लो नहीं हो सकते. और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके थ्रू से आसानी से करंट फ्लो हो सकते. तो इसका थ्रू से हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. आई मीन उसका थ्रू से आसानी से करंट फ्लो हो सकता. इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद आयरन वगैरह में क्या होता है? हम लोग मोटा वायर यूज करते हैं. ठीक है. क्योंकि उसमें हम लोग ज्यादा करंट फ्लो कराना है इसलिए हम लोग वहां पे मोटा और शॉर्टर वायर यूज करते हैं. क्योंकि शॉर्टर वायर का भी रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोग क्या है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया था. ठीक है. अब दोनों को कंबाइन करते हैं. रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L by A. रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L by A. यहां पर क्या है? कांस्टेंट आएगा तो रो इसको रो बोलते हैं. कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड specific resistance और resistivity. Specific resistance और क्या बोलते हैं इसको? resistivity भी बोलते हैं. resistivity भी बोलते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलते हैं. रो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो यहाँ से रो को निकालूंगा तो क्या आएगा? फॉर्मूला हम लोग का था R इक्वल्स टू था रो इनटू L by A. तो रो इक्वल्स होगा R इनटू A by L. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट को क्या होगा? यूनिट ऑफ
रो। देखो क्या होता है, आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, पहले से जानते हैं। आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो ओम पुट कर देते हैं। आर का यूनिट क्या हो गया, ओम। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है एरिया का यूनिट, सॉरी मीटर बोल रहा हूं, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर। अपन लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो 100 मीटर कर दिया, क्या हो गया, ओम मीटर। क्या यूनिट हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक है। अब आते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आई मीन कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है, कंडक्टेंस जी से डिनोट किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आई मीन 1/r। यूनिट क्या होगा इसका, r का यूनिट क्या है, ओम था, 1/ओम, आई मीन ओम इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, तो इस कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम, 1/ओम, आई मीन ओम इनवर्स। ओके। नेक्स्ट आता है तो क्या फॉर्मूला था हम लोग को यहाँ पे, R इक्वल्स टू था क्या, रो इनटू L अपन A था, सबका रेसिप्रोकल था, सबका रेसिप्रोकल था, तो 1/r 1/A/L 1/r that is called conductance G, 1/rho that is called specific conductance. Again I repeat, reciprocal of resistivity or specific resistance is called specific conductance. I mean kappa, so क्या होता है 1/rho बोलते हैं, kappa means specific conductance, specific conductance into A/L, kappa equals to होगा G into L/A, kappa is called specific conductance। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का बीच में रिलेशन बन गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स हो गया कंडक्टेंस इनटू L/A। L/A का भी एक नया नाम भी अलग से, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जिस सेल में किया जाता है एक्सपेरिमेंट इसका सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। L/A is called cell constant। ओके। अब आते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है kappa इक्वल्स टू क्या था, G into L अपन A, तो G कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, फर्स्ट आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले equivalent conductance is the conductance of a solution when its concentration is 1 equivalent per liter। मतलब बोले कंडक्टेंस निकालेंगे उस सॉल्यूशन का जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, किसमें होगा, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर में।
उसका कंडक्टेंस को बोले इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है कप्पा के इनटू वी, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है यहाँ पे 1/c कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट, ओके, कप्पा इनटू 1/c इक्विवेलेंट। तो इसको पुट करते हैं, वैल्यू वगैरह यूनिट पुट करते हैं सबका, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। अगर सीजीएस में लिखोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स अपन सी इक्विवेलेंट, इसका यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नॉर्मलिटी का होता है ना यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब क्या होता है एक्चुअली में, नॉर्मलिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपन सी इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर करूंगा, लीटर को भी ऊपर करूंगा, क्या होगा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, लीटर पहले से इनवर्स तो ऊपर जाएगा तो सिंपल लीटर। और हम लोग को पता है 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लीटर की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुट करूंगा तो क्या होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट के ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपन सी इक्विवेलेंट। तो 1000 को आगे कर लेता हूँ, 1000 को आगे कर लूंगा तो क्या होगा, k into 1000 अपन सी इक्विवेलेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ओके। ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला और इसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आते हैं मोलार कंडक्टेंस। नेक्स्ट आते हैं क्या, मोलार कंडक्टेंस क्या होते हैं। मोलार कंडक्टेंस लैम्डा मोलार कौन से यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस क्या होता है, बोले कंसंट्रेशन जब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ले लेते तब उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। अगर कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लेंगे, कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, मोल पर लीटर लेंगे तो उसका कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टेंस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, K into V सॉरी कप्पा into V, कप्पा into V मतलब 1/c मोलार आ जाएगा यहाँ पे। सेम फॉर्मूला K यूनिट क्या हो गया, K का यूनिट क्या हो, ओम इनवर्स, सीरीज में करना सेंटीमीटर इनवर्स अपन C, यहाँ पे यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे इक्वल्स टू K ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मोल क्या हो, यहाँ पे मोल इनवर्स आ जाएगा और इसको लीटर ऊपर करूंगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है अपन सी मोलार। नेक्स्ट क्या होगा, लैम्डा मोलार इक्वल टू होगा 1000 into K अपन सी मोलार ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टेंस, ओके। नेक्स्ट है हाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
how specific conductance, molar conductance and equivalent conductance depends on dilution. Again I repeat, how specific conductance, molar conductance and equivalent conductance depends on dilution. How specific conductance, molar conductance and equivalent conductance depends on dilution. First, specific conductance. स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायल्यूशन के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहले कंडक्टेंस तीन चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंडक्टेंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन, सेकंड वेलोसिटी ऑफ आयन, थर्ड वैलेंसी ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ द आयन एंड वैलेंसी ऑफ द आयन्स। विथ डाइल्यूशन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, विथ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस। पहले मैं ये बोल देता हूँ, पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। अगेन आई रिपीट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस both strong and weak electrolyte, both strong and weak electrolyte decreases with dilution. डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब कैसे डिक्रीज होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे उस रेट में इंक्रीज नहीं होता जिस रेट में हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। डाइल्यूट करना मतलब क्या, वॉल्यूम को बढ़ाना, तभी तो डाइल्यूट होगा ना। When specific conductance both strong and weak electrolyte decreases with dilution. Finally, for weak electrolyte, weak electrolyte with dilution number of ion increases, but do not increase in the same proportion as the volume increase. जिस रेट में वॉल्यूम को बढ़ाया हम लोग उस रेट में नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होते, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 10 लीटर था, 10 लीटर में 5 आयन है, ओके। अब इसका वॉल्यूम हम लोग क्या कर दिया हूँ, 20 लीटर कर दिया हूँ, आयन कितना हो गया, 7 हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन पर 1 लीटर में कितना आयन हुआ, 5/10। इसमें 1 लीटर में कितना आयन हुआ, 7/20। मतलब कौन ज्यादा है, कौन कम है? आसानी से हम बोल सकते हैं क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। Again I repeat, number of ions per unit volume क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आयन बढ़ रहे हैं but do not increase as the same proportion as the volume increase. जिस रेट में वॉल्यूम बढ़ रहा है उस रेट में आयन इंक्रीज नहीं हो रहे। I mean number of ion per unit volume पर 1 लीटर डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे 1 लीटर में कितना 5/10 था, 1/2 आयन था। यहाँ पे कितना हुआ, 1 लीटर में 7/20। तो ये इससे कम हो गया। आई मीन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बोले फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस बट डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज वॉल्यूम इंक्रीज। जिस रेट में वॉल्यूम बढ़ते हैं उस रेट में आयन इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पे देखो अपने एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। देखो 10 लीटर का वॉल्यूम 5 आयन था, तो 1 लीटर में आयन कितना हो गया, 5/10। अब वो 20 लीटर हो गया, लेकिन आयन कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी 7 हुआ। 1 लीटर में आयन कितना हो गया, 7/20। 1 लीटर में कितना आयन हो गया, 7/20। मतलब क्या हो गया, अपने नंबर ऑफ आयन उस रेट में नहीं बढ़ा जिस रेट में उसको बढ़ना था। नंबर ऑफ आयन का यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया, कम ही हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में सबको? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आयन बढ़ता ही नहीं है।
नहीं बढ़ता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितना डिसोसिएशन होता है वो हो गया। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब मान के चलो 10 लीटर में कितना था, 5 आयन था, एंड 5/10, अब उसको मैं 20 लीटर कर दिया हूं, लेकिन आयन तो उतना ही है 5 है, 5/20, तो नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों समझ गए। अब आते इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट increases with dilution. Again I repeat, equivalent and molar conductance, I mean lambda equivalent and lambda molar both increases with dilution. कैसे इंक्रीज होते हैं, बोले इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस के टाइम हम लोग जो वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा था ना उसको यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, वॉल्यूम का फैक्टर यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन आई रिपीट, जो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस जब एक्सप्लेन करेंगे, जो वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा था ना, वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम आ जा रहा था, उस फैक्टर को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। तो उसको अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बढ़िया पे, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कैसे इंक्रीज होते हैं, फर्स्ट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte with dilution number of ion increases. Again I repeat, for weak electrolyte with dilution number of ion increases, number of ion increases, I mean conductance also increases. Okay, समझ में आया? अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फैक्टर नहीं है भाई, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, for strong electrolyte number of ion do not increases, number of ion do not increases because it already total dissociated. क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटल डिसोसिएट हो जाते हैं पहले से, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होते, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम द वेलोसिटी ऑफ द आयन इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ आयन, वैलेंसी एंड क्या था, वेलोसिटी भी था, तो वेलोसिटी ऑफ द आयन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 आयन था 10 लीटर में, ओके, अब 5 आयन है बट उनमें कितना 20 लीटर हो गया, 20 लीटर में 5 आयन, तो इस आयन को क्या ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है, जो ज्यादा क्या करेगा वो मूव करेगा, आई मीन वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, अब आते हैं लास्ट टॉपिक है कोलरास लॉ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरास लॉ क्या होता है, पहले यहाँ पे क्यों कोलरास लॉ क्यों आया था उसको पहले बता लेते हैं, फिर कोलरास लॉ क्या है उसको बताएंगे। तो कोलरास लॉ आया क्यों था, बोले लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट वर्सेस रूट्स निकाल कंसंट्रेशन ग्राफ बनाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे कर्व होता है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेगा, मतलब हम लोग ग्राफ का थ्रू से आसानी से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन नहीं था मतलब कहीं पे भी मीट कर सकते, यहाँ पे कहीं भी मीट कर सकते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग ग्राफ से इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट कोलरास क्या कहते हैं, एक तो लॉ बनाया, क्या करता हो, ये जो ग्राफ इसके लिए है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब आते हैं कोलरास लॉ का स्टेटमेंट क्या था, कोलरास लॉ, बोले द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एकदम लास्ट तक डाइल्यूट करना है, मतलब वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा के एकदम लास्ट तक क्या करना है, डाइल्यूट करना है। बोले मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसमें करना है इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे उसको, एकदम आखिर तक डाइल्यूट करेंगे, is equals to the
sum of their molar conductance, sum of their molar ionic conductance, sum of their molar ionic conductance, and each multiply the number of such ions present in the formula. again I repeat, जैसे मान के चलो एक तो आयन है, जैसे एक तो आयन है मान के चलते हैं, जैसे मान के चलो एक तो आयन है ए बी, इसको ब्रेक करो तो a प्लस b माइनस, तो क्या होगा मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस को स्मॉल लैम्डा से डिनोट किया जाता है, तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन आयनिक a प्लस सम बोला है, अगेन रिपीट सम ऑफ देयर आयनिक कंडक्टेंस, तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायंस, क्या हो उसको क्या मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ आयंस, यहां पे कितना कैटायन है, एक मल्टीप्लाई, एनायन कितना एक मल्टीप्लाई, ओके, ये हो गया कोलरास लॉ का फार्मूला। अब हम लोग और एग्जांपल से समझते हैं कोलरास लॉ को, जैसे एसिडिक एसिड को कैसे कोलरास लॉ से बताएंगे, एसिडिक एसिड का मोलार और इक्विवेलेंट करेंगे, एसिडिक एसिड कैसे ब्रेक होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो क्या हुआ इसका इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस का फार्मूला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, क्या करेंगे इसको लैम्डा स्मॉल लैम्डा ऑफ एनायन, पहले एनायन में लिख देते हैं, पहले CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, ओके, लैम्डा इनफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस लैम्डा इनफिनिटी ऑफ H प्लस, कितना है CH3COO माइनस 1, H प्लस कितना है 1। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे BeCl, क्या हुआ BeCl, Br प्लस 2Cl माइनस, क्या हुआ लैम्डा मोलर अरे इनफिनिटी डाइल्यूशन BeCl to lambda infinity of Br plus 2 plus lambda infinity of Cl minus, Br plus 2 का नंबर कितना 1 Cl minus का 2 है 2, ओके। अब अगर आयनिक कंडक्टेंस का हम लोग को गिवन होगा तो हम लोग आसानी से इसका इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है कोलरास लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग कोलरास लॉ को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट जैसे मान लीजिए CH3COOH का इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस निकालना है। अगर इससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को गिवन रहा है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो लैम्डा मोलार CH3COOH का क्या होगा फॉर्मूला, लैम्डा इनफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफिनिटी ऑफ H प्लस। अब आप लोगों को कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है देख लेते हैं एक बार। दिया है आप लोगों को CH3COO, Na का दिया है, NaCl दिया है और HCl दिया है। तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फिर देखो CH3COO माइनस है, इसमें देखो कहां पे CH3COO माइनस है, इसमें है CH3COO माइनस, तो CH3COO माइनस के साथ क्या है इसमें Na भी था तो Na को भी ऐड कर दो। क्या होगा फिर लैम्डा इनफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफिनिटी Na प्लस प्लस इसको लिख रहा हूं अब H प्लस को लैम्डा इनफिनिटी H प्लस। अब इसमें चेक कर लो कहां पे H है, HCl में H है तो H प्लस हो गया, अब Cl होगा प्लस लैम्डा इनफिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो मेरे को लिखना क्या क्या था, CH3COO माइनस और H प्लस को लिखना, बट हम लोग दो चीज को एक्स्ट्रा लिख दिया, क्या क्या Na और Cl तो माइनस कर लेते हैं लैम्डा इनफिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा इनफिनिटी ऑफ Cl माइनस, ओके। अब देखो दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे, कैपिटल लैम्डा रखेंगे, क्या होगा फिर
lambda infinity molar of CH3COOH इक्वल्स टू, इन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कैपिटल लैम्डा इन्फिनिटी मोलर CH3COONA प्लस इन दोनों मिलकर क्या हो गया HCl लैम्डा इन्फिनिटी मोलर HCl माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा NaCl लैम्डा इन्फिनिटी मोलर NaCl। ये सब तीनों का वैल्यू अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग आसानी से इस क्विक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन degree of dissociation alpha equals to था lambda molar at any concentration C upon lambda molar at infinite dilution। अब यहाँ पे देखो दो चीजें, lambda molar at infinite dilution हम लोग किसका थ्रू से हेल्प से निकालेंगे, कोलरास लॉ का थ्रू से हेल्प से निकालेंगे। मतलब कोलरास लॉ को यूज करना पड़ रहा है इसको निकालने के लिए, तो इसको एप्लीकेशन बोल सकता हूँ क्योंकि lambda molar at infinite dilution को हम लोग किस थ्रू से निकालेंगे, कोलरास लॉ थ्रू से। और इसको कहां से निकालेंगे, लैम्डा मोलर एट C को, इसका तो फार्मूला पता है हम लोग को, थाउजेंड के अपन C मोलर, ओके। और इसको कहां से निकालेंगे, हम कोलरास लॉ से निकालेंगे इसको, तो कोलरास लॉ का एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं दूसरा तीसरा एप्लीकेशन होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिटरमिनेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या था फॉर्मूला के का, आप लोग को पता होगा C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू अभी अभी लिखे थे हम लोग C इनटू लैम्डा मोलर अपन C अपन लैम्डा मोलर एट इन्फिनिट डायल्यूशन, इसका स्क्वायर अपन 1 माइनस लैम्डा मोलर एट एनी कंसंट्रेशन C अपन लैम्डा मोलर एट इन्फिनिट डायल्यूशन। अब देखो लैम्डा मोलर एट इन्फिनिट डायल्यूशन आ रहा है ना, इस सब का वैल्यू को कहां से निकालेंगे हम लोग, कोलरास लॉ का थ्रू से निकालेंगे। और एक टॉपिक है लास्ट, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज के लिए यहीं तक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।